आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लॉ की क्लास को। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। चैप्टर नंबर 4 हमारा है वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। इसमें मैंने आपको क्या क्या करा दिया था। इसमें मैंने आपको ये चीज पहले ही बता रखी है, जैसे कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और प्रीवियस क्लास में इसका एक बार रिवीजन भी कराया था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। और मैंने आपसे कुछ पॉइंट और डिस्कस किए थे, और मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत शुरू से ही वॉइड माने जाते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने कहा कि हमने एक लिस्ट दे रखी है, ये लिस्ट जो हमने दी है, अगर आप ऐसे एग्रीमेंट बनाओगे तो ये वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग माने जाएंगे, ये शुरू से ही वॉइड माने जाएंगे, इसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी बनाना ना बनाना वो आप देखेंगे, बट ऐसे एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिए, इसलिए हमने इसको पढ़ा था। द फॉलोइंग एग्रीमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये एग्रीमेंट वॉइड है। कौन कौन से एग्रीमेंट है एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं। आज ज्यादा बड़ी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो पॉइंट हमारे बच गए थे वो पॉइंट हम कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंसीडरेशन। वो काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें टाइम लगेगा, तो जल्दी से आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एग्रीमेंट बाय अ माइनर और अ पर्सन अनसाउंड माइंड। अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है उसके साथ अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, तो वो एग्रीमेंट वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग मान जाएंगे, वो वॉइड एग्रीमेंट माने जाएंगे। आप माइनर के साथ और आप अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ एग्रीमेंट ना करें, ये वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरा, भाई ऐसा एग्रीमेंट आपने बनाया जिसमें जो कंसीडरेशन है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। मैंने कहा था भाई मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे AK-47 दे देना, तो यहां पर मैं आपको पैसे तो दे रहा हूं, ये लॉफुल कंसीडरेशन है पैसा, पर आप मुझे बदले में जो AK-47 दे रहे हो वॉर गुड्स, वो दोस्तों अनलॉफुल कंसीडरेशन हुआ। तो इसलिए यहां पर क्या होता है, ये एक अनलॉफुल कंसीडरेशन है। तो जब भी कोई कंसीडरेशन अनलॉफुल होगा तो वो वॉइड माना जाएगा। आपने किसी को मारने का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो ये एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट आपने बनाया किसी को मारने का, इसका उद्देश्य लॉ के अगेंस्ट है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों अनलॉफुल होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहता है अगर आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो जिसमें कंसीडरेशन नहीं है, मतलब आपने ऐसा एग्रीमेंट बनाया जिसके अंदर कंसीडरेशन ही नहीं है, तो ये वॉइड माना जाएगा। मतलब किसी भी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। अगर मैं बदले में कुछ दे रहा हूं तो बदले में उतनी ही वैल्यू का चीजें मुझे मिलना भी चाहिए। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसीडरेशन नहीं है उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तीसरा पॉइंट हमारा ये था। फोर्थ पॉइंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। अगर कोई मेजर पर्सन किसी मेजर पर्सन को रोक रहा है, कोई पर्सन किसी मेजर पर्सन को शादी करने के लिए रोक रहा है और उसका एग्रीमेंट बना रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होगा, वॉइड माना जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत। वो पुरानी फिल्मों में बाप अपनी बेटी जो बाप होता है, अमीर बाप अपनी बेटी के लवर को कहता है कि तू मेरी बेटी को छोड़ने के कितने पैसे लेगा, ये ले 50 लाख रुपए, मेरी बेटी से दूर हो जा। तो अब वो जो लड़का है, जो लवर है, और जो वो बाप है बेटी का, उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि उसका बाप उसको 50 लाख रुपए देगा और बदले में वो उसकी बेटी से कभी नहीं मिलेगा। इसके में मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर एक बढ़िया एग्जांपल भी सुनाया था। तो ऐसा एग्रीमेंट जो लवर और उसके पापा के बीच में हुआ है, वो एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज है, किसी मैरिज को रोकने के लिए ऐसा एग्रीमेंट कराया गया है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। हाँ, वही वाली बात है, चेकबुक डालते हैं, कहता है जितना अमाउंट भर सकता है उतना भर लो, आकाश से बाहर चले जाओ, मेरी बेटी से दूर हो जाओ। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। ये बातें बताई थी, नहीं बताई थी? ये मुझे जहां तक लगता है ये मैंने नहीं बताई होगी। मैंने एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड आपको बताया था। यस, मैंने आपको एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बताया था। यहां पर मैंने बताया था आपको, दो कचौड़ी की दुकान है, वो कह रहा है कि तू
तेरे को मैं इतने पैसे दूंगा, तू मेरे यहाँ बिजनेस मत कर या अपना बिजनेस ही मत कर। तो अगर कोई एग्रीमेंट बनाया जा रहा है किसी दो पार्टी के बीच में और किसी एक के बिजनेस को व्यापार करने से मना करने के लिए एग्रीमेंट बनाया जा रहा है कि तू मत कर, तू लमसम इतना अमाउंट ले ले, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड माने जाएंगे। कचौड़ी वाले ने उससे पैसे ले लिए पर फिर भी अपना बिजनेस उसके बगल में खोल रखा रहा, तो ऐसे केस के अंदर वो विल केस नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा कि यार मेरे से पैसे ले लो और आप अपना बिजनेस मेरे साइड में मत खोलो और बंद कर दो इस बिजनेस को, कोई और बिजनेस खोलो, ये वाला बिजनेस बंद कर दो, कपड़े का बिजनेस है मान लो। आपने कहा ठीक है मैं रेडी हूं, तो आपने मेरे से 50 लाख रुपए ले लिए और आपने हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आप मेरे ये कपड़े वाला बिजनेस नहीं करेंगे, कोई और बिजनेस करेंगे, पर कपड़े वाला बिजनेस में आप नहीं आएंगे। आपने 50 लाख रुपए लिए, आपने 50 लाख लेकर साइड में दो कपड़े की दुकान एक्स्ट्रा खोल ली क्योंकि 50 लाख भी आ गया, और फिर एक की जगह दो खोल ली बढ़िया से शोरूम। मैंने आपसे कहा कि अरे ये क्या बात हुई, मैंने तो मना करा था यहाँ खोलने के लिए। कह रहा मैं तो खोल नहीं रहा, मैं तो बंद ही नहीं करूंगा, जो करता वो कर ले। अब मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, मैंने कोर्ट से कहूंगा कि जज साहब देखिए ऐसा हो गया है मेरे साथ, मैंने और इस पर्सन ने आपने और मैंने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करा था, इसमें मैंने कहा था कि 50 लाख दूंगा, कपड़े का बिजनेस मत करियो, और अब इसने 50 लाख भी ले लिए और कपड़े का बिजनेस एक की जगह दो खोल दिया। तो जज साहब कहेंगे इट इज वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये आप देखो, हमने तो पहले से ही मना कर दिया था कि ऐसा कोई एग्रीमेंट बंद करो जिसको ट्रेड को रिस्ट्रेन करने की बात हो रही हो, आपने तब भी ये करा। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मना कर दिया था कि ऐसा एग्रीमेंट मत करना, आपने तब भी ये कर दिया। तो अब ये इनफोर्सेबल है ही नहीं, और जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो इनफोर्सेबल नहीं होते। तो जो देखना है वो आप देखो। लो जी, ना मैं इधर कर रहा ना मैं उधर कर रहा, और मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट बना लिया आपके साथ जो वॉइड है, जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर करा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने वॉइड। इतनी बातें मैंने आपको बता दी। यहां पर ये वाला पॉइंट क्या कहता है, एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। ओहो नहीं, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो आप बना रहे हो जिसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर चीजें सर्टेन नहीं है। जैसे कि सर्टेन की बार एग्जांपल बड़ा सिंपल था, भाई डी एग्री कर रहा है कि अपना गारमेंट बेचेगा सी को। भाई मेरे एक कपड़े की दुकान है और आपकी भी एक कपड़े की दुकान है, आप कह रहे हो कि यार मैं आपकी कपड़े की दुकान खरीद लूंगा, तो आपने मुझे एक ऑफर किया कि अपने कपड़े की दुकान मुझे बेच दो। मैंने कहा ठीक है बेच दूंगा। तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बना, इस एग्रीमेंट में ये हुआ कि मैं अपनी पूरा गारमेंट आपको सेल कर रहा हूं, पर मैंने उसमें ये नहीं बताया कि मेरे पास किन के कपड़े हैं, मतलब किस टाइप के कपड़े मैं रखता हूं, लड़कियों के, लड़कों के, बच्चों के, बूढ़ों के, कैसे टाइप के मैं कपड़े रखता हूं, है ना, क्या क्या कितनी क्वांटिटी में मेरे पे कपड़े पड़े हुए हैं, किस क्वालिटी में पड़े हैं। तो जब कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाता है दो पार्टी के बीच में जहां पर क्वालिटी, टाइप्स, वैल्यू, क्वांटिटी, प्राइस ये डिस्कस ही नहीं करा जाता, तो वो एक अनसर्टेन एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर चीजें सर्टेन नहीं है। आपके मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि आप मेरा गारमेंट की दुकान खरीदेंगे, बट हमारे बीच में ये बताया नहीं गया कि उस गारमेंट का, किस कपड़े का क्या प्राइस है ना, किस क्वांटिटी में है, क्या वैल्यू रखता है, क्या क्वालिटी है, क्या किस टाइप का हम बेचते हैं कपड़े, ये नहीं बताया गया। तो ऐसे एग्रीमेंट दोस्तों क्या होंगे, वॉइड माने जाएंगे। तो वो एग्रीमेंट जो अनसर्टेन है, जिसमें चीजें पूरी तरीके से सर्टेन नहीं करी गई कि अगर कोई पर्सन ये चीज बेच रहा है तो उस चीज का पूरे डिटेल नहीं दी गई, सर्टेन नहीं है एग्रीमेंट, तो वो वॉइड माने जाएंगे। तो एग्रीमेंट जो कि अनसर्टेन है, जो अनसर्टेन है, वो एग्रीमेंट दोस्तों क्या माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे। में आगे वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि आपने दो पार्टी के बीच में ऐसा एग्रीमेंट बना लिया जो एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है, जिसके अंदर बातें सर्टेन नहीं है ना, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड। तो एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज असर्टेन, एग्रीमेंट ऑफ मीनिंग विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग वेट कंटेन ना वॉइड, है ना, वर्ड कंटेनिंग। मतलब क्या कि डी कह रहा है कि मैं अपना गारमेंट की दुकान सी को बेचूंगा, पर डी ये नहीं बता रहा कि क्या टाइप्स के आपके कपड़े हैं, किस क्वालिटी के हैं, क्या वैल्यू के है, क्या क्वांटिटी है, प्राइस, ये सब डिस्कस नहीं करा। मतलब जो भी एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में हो रहा है उन दोनों पार्टी ने डिस्कशन नहीं कर रखा, चीजें सर्टेन नहीं करेगी, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। मान लो आपके पास 5 कार है, आपके पास कितनी कार है दोस्तों, 5 कार है। अब पांचों कार लाल कलर की है, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, मैंने कहा मुझे एक कार चाहिए लाल कलर वाली, आपने कहा ठीक है, पांचों कार सामने खड़ी थी, मैंने कहा हाँ लाल कलर वाली कार लूंगा।
अब मैंने कार अच्छी वाली बुक करी थी, आपने कहा, आपने बेकार वाली दे दी मुझे। मतलब लाल कलर की 5 कार पड़ी है, एक ऑल्टो है, एक वैगनार है, एक मान लो बलिनो हो गई, एक टाटा की हो गई, एक टोयोटा की हो गई। 5 कारें आपके पास पड़ी है। अब मैं चाह रहा था कि मुझे टाटा की कार मिले रेड कलर की, आपने मुझे मारुति की दे दी। यहां पर चीजें सर्टेन नहीं है आपके और मेरे बीच में। तो ऐसे एग्रीमेंट जहां पर दो पार्टी के बीच में चीजें सर्टेन नहीं होती कि कौन सी वाली कार चाहिए, क्या उसका फीचर है, ये सब चीजें सर्टेन नहीं होंगी, तो फिर वो वॉइड माना जाएगा। इतनी बातें मैंने बहुत बार बता दी। चलिए आगे। आ जाओ फिर। अभी तक तो नॉर्मल बातें चल रही थी, अब आ जाओ जरा, थोड़ा मजे भी लिए जाए। लॉ की क्लास में बोरियत थोड़ा करनी है। चलो मान लो प्रशांत, प्रशांत ने एक बार मान लो प्रशांत ने एक बार नेहा को मैसेज करा। प्रशांत कह रहा है हाय नेहा। नेहा कह रही बाय, मैं बात नहीं करती ऐसे किसी की। नेहा कह रही मैं नहीं बात करती ऐसे। प्रशांत ने फिर मैसेज करा, प्रशांत सुधरने वाला थोड़ी ना है। प्रशांत ने फिर मैसेज करा, कह रहे हाय हेलो नेहू। इसने इस बार प्यार से बोला नेहू कर, कह रही बाय बाय। अब प्रशांत को ये सुनकर ये गुस्सा आ गया कि यार ये क्या बात हुई, मैं तो हाय हेलो कह रहा हूं और ये बाय बाय कह जा रही है, मतलब बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब नेहा को इसने मैसेज करा कि यार क्या बात हो गई, मैं आपको हाय हेलो भेजा जा रहा हूं, मैं बात करना चाह रहा हूं कि आप मना कर रहे हो। नेहा कह रही है कि ऐसे में किसी पर भरोसा नहीं करती और ऐसे में किसी से बात नहीं करती। नेहा ऐसे कह रही, तो नेहा कह रही है ऐसे कि भैया ऐसे तो मैं किसी पर भरोसा करती नहीं। तो प्रशांत कह रहा है भरोसा नहीं करते। अरे तो प्रशांत ने एक गाना लिख दिया। प्रशांत गाना गाने लगा और उसने गाना भेजा वॉइस में, और वो गाना स्नेहा ने सुना। प्रशांत कहने लगा नेहा से भरोसा कर लो तुम साथ निभाने का, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाने का, कर लो एतबार करो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। ऐसे कहने लगे, गाना गाना लग गया। तो गाना में कहता है चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम साथ निभाने का, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाने का। ये भी कह रहा था कि सितारों की दुनिया में तुमको ले जाने का, कर लो एतबार, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। ऐसे ऐसे गाना गाने लगा। अब नेहा ने सुना, अरे दो बातें नेहा ने पकड़ ली। पहली चांद के पार चलो और दूसरी सितारों की दुनिया में, ये वाली दो बातें पकड़ ली भैया। दो बातें नेहा ने पकड़ ली है। दो बातें, पहली बात उस गाने में कि चांद के पार चलो और दूसरी बात सितारों की दुनिया में। अब नेहा ने ऊपर से मैसेज करा, चलो मैं भरोसा करती हूं, तुम पहले मुझे चांद के पार ले जाओ, चांद के पार ले जाओ और मुझे सितारों की दुनिया दिखाओ। प्रशांत कह रहा अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। नेहा कह रही दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ये एक इम्पॉसिबल है, ये आप कर नहीं सकते, तो आप ऐसा एग्रीमेंट बद बनाइए जो आप कर नहीं सकते।
है ना। तो वही कहा गया कि प्रशांत जो एग्रीमेंट बनाने की कोशिश कर रहा था नेहा के साथ, पर नेहा ने कहा दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, जिस चीज का एग्रीमेंट आप बना रहे हो वो आप नहीं कर सकते। नेहा कह रही मैं हाँ कर दूंगी, तुम चांद के पार नहीं ले जा पाओगे और मुझे सितारों की दुनिया नहीं ले दिखा पाओगे। इसलिए नेहा ने कहा दिस एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो आपने किया और जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो वो इम्पॉसिबल इन नेचर है, आप कर नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉमी टू लैंसर इफ यू टाइम ट्रैवल आई विल गिव $2000। अब टॉमी कहने लगा, टॉमी ने, मान लो कोई पर्सन कह रहा है जिस दूसरे पर्सन से कि भाई मैं तो टाइम ट्रैवल कर लेता हूं, वो कह रहा है जी टाइम ट्रैवल कर ले मैं तेरे को 2000 रुपए दे दूंगा। तो इनके बीच में एग्रीमेंट बना कि तू टाइम ट्रैवल करेगा तो मैं तेरे को 2000 रुपए दूंगा। अब भाई वो टाइम ट्रैवल थोड़ा ना कर सकता है, पास्ट में या फ्यूचर में थोड़ा ना जा सकता है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो दो पार्टी के बीच में हो रहा है और वो दोनों पार्टी के बीच में से जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो एग्रीमेंट करना ही पॉसिबल नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट को भी दोस्तों क्या कहा जाता है, ऐसे एग्रीमेंट को भी वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग कहा जाता है। एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज टाइम ट्रैवल इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, टाइम ट्रैवल करना एक पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना। चलिए तो अगला पॉइंट कह रहा है, छठा पॉइंट कहता है अगर आप कोई एग्रीमेंट बनाते हो अंडर बायलेटरल मिस्टेक, अंडर बायलेटरल मिस्टेक, कह रहा है अगर कोई आप एग्रीमेंट बनाते हैं अंडर बायलेटरल मिस्टेक ऑफ द फैक्ट मटेरियल टू द एग्रीमेंट इज एन वॉइड एग्रीमेंट। मतलब क्या, मान लो दो पार्टी ने मिलकर एग्रीमेंट बनाया, दोनों पार्टी की इंटेंशन आपस में एग्रीमेंट बनाने की थी नहीं, बट मिस्टेकली वो दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट बन गया। ठीक है जी, दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट बना, जब वो दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट बना तो उन्होंने देखा कि यार मैं तो आपसे एग्रीमेंट बनाना नहीं चाह रहा था, वो भी कह रहा है यार मैं भी नहीं बनाना चाहता था, ये तो मिस्टेक नहीं बन गया, ये तो गलती से बन गया। और गलती एक पार्टी की नहीं, दोनों पार्टी की है। यहाँ पर दोनों पार्टी की गलती की वजह से एग्रीमेंट बन गया और दोनों पार्टी की इंटेंशन नहीं थी एग्रीमेंट बनाने के लिए। तो दो पार्टी के बीच में बायलेटरल मिस्टेक होती है। बायलेटरल का मतलब होता है दोनों पार्टी की गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से एग्रीमेंट बना पर इंटेंशन नहीं थी एग्रीमेंट बनाने की। तो ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा जब दो पार्टी अनइंटेंशनली एग्रीमेंट बना पाती है एक दूसरे के इसमें। इसका मैं एग्जांपल क्या दे सकता हूं आपको, यहां पर देखो, इफ द मिस्टेक डन बाय बोथ द पार्टीज but they don't have any intention to cheat, so in this situation agreement become void हो जाएगा, agreement become void हो जाएगा। मान लो मिस्टर ए एक मोबाइल शॉप में जाते हैं और कहते हैं मुझे आईफोन चाहिए। मोबाइल की दुकान पे एक पर्सन और खड़ा था, मिस्टर बी। अब इसने भी आईफोन मांगा इस मोबाइल की दुकान वाले से, पर इसने मांगा कॉपी वाला, कॉपी आईफोन, और इसने मांगा ओरिजिनल। अब मोबाइल की दुकान वाला जो ऑनर है उसने कहा ठीक है सर, ओरिजिनल के रेट बताए सर 50,000 रुपए और कॉपी के रेट बताए 10,000 रुपए। अब क्या हुआ, अब मिस्टर ए ने मोबाइल के पैसे दे दिए 50,000 रुपए और मोबाइल वाले ने आईफोन की जगह कॉपी आईफोन दे दिया। और मोबाइल वाले ने जब ये पैसे गिने बाद में तो 50 की जगह 40 निकले। ओ हो क्या हुआ, दोबारा सुनो, मिस्टर ए ने मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल वाले ने आईफोन देना था इसको ओरिजिनल वाला और इसने 50,000 रुपए देने थे। मिस्टर ए ने इसको 50,000 बोलकर पैसे पकड़ा दी, गड्डी पकड़ा दी, और मोबाइल वाले ने ओरिजिनल की जगह कॉपी वाला पकड़ा दिया। अब मिस्टर ए घर पे आईफोन देखते हैं, अरे ये तो कॉपी वाला आईफोन मिल गया मुझे, ये तो मुझे धोखा दिया इसने, ये तो मुझे चीट करा हुआ है। अब मोबाइल वाला कहता है कि अरे मैंने तो उसको ओरिजिनल दिया है। अच्छा, मोबाइल वाले की गलती की वजह से हुआ है, मोबाइल वाला कोई इंटेंशनली देना नहीं चाहता था इसको कॉपी वाला, ये तो किसी और कस्टमर का था, दोनों के डब्बे सेम थे, इस वजह से गलती से ये चले गया। और मिस्टर ए कोई गलती 50,000 रुपए एग्जैक्टली 50,000 देना चाहते थे, पर बाय मिस्टेकली कुछ पैसे उसकी जेब में रह गए और 40,000 ही दिए। अब मोबाइल वाला कहता है यार मेरे साथ तो धोखा हो गया, इस पर्सन ने तो मुझे चीट कर दिया, 50,000 के लिए देना था 40 देकर पकड़ा गया।
अच्छा, अब मोबाइल मिस्टर ए कह रहा है कि अरे मैंने तो ओरिजिनल खरीदा था, मुझे कॉपी मिल गया। अब इसको ये नहीं पता कि इसने कॉपी दे दिया और इसको ये नहीं पता इसने पैसे कम दिए। अब दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब ऐसा एग्रीमेंट जो हुआ, इसमें इसको कॉपी आईफोन मिल गया, उसको पैसे कम मिले, तो अब ये जब दोनों दोबारा मिले तो दोनों एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते। ये मैं कह रहा हूं आपसे, आया समझ में? अब मिस्टर एक केस नहीं कर पाएगा मिस्टर मोबाइल वाले पे, और मोबाइल वाला भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों पार्टी की गलती है। पहली पार्टी ने भी धोखा देने की कोशिश करी नहीं, इंटेंशनली नहीं करी, हो गया 50 की जगह 40 दे दिया, और दूसरी पार्टी ने गलती से दूसरा फोन पकड़ा दिया। तो जब दोनों पार्टी के बीच में मिस्टेकनली एग्रीमेंट हो जाता है, और यहां पर ऐसे इंटेंशन नहीं होती दोनों पार्टी को चीट करने की, ये नहीं चाहता था कि मैं इसको चीट करूं, ये असली ही देना चाहता था और ये भी 50,000 ही देना चाहता था, पर बाय मिस्टेक दोनों पार्टी की वजह से एक एग्रीमेंट ऐसा बन गया जहां पर ये एग्रीमेंट ऐसा लग रहा है कि यहां पर चीट करा गया, पर है नहीं, एक्चुअल में इंटेंशन थी नहीं। तो ये दोनों पार्टी केस नहीं करेंगे, आपस में जाकर सुलह लेंगे। तो ऐसे बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक। इसको क्या कहते हैं? बायलैटरल मिस्टेक। आगे जाकर जब मिस्टेक वाला चैप्टर आएगा तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा बायलैटरल मिस्टेक। तो यहां पर मिस्टर ए क्या करेगा, वो कॉपी फोन जाकर मोबाइल वाले को देगा और बताएगा कि सर आपने गलत तक फोन दे दिया, तो आईफोन ओरिजिनल देगा, और मोबाइल वाला कहेगा आपने 40 दिए, 50,000 उसके जेब में लेगा वो देख। तो यहां पर सुलह हो जाएगी, बट दोनों पार्टी केस नहीं कर सकती क्योंकि वो वॉइड है, क्योंकि दोनों तरफ से मिस्टेक है। तो जब भी दो पार्टी की तरफ से कोई एग्रीमेंट बना और दोनों पार्टी ने मिस्टेक कर दी, गलती से उस एग्रीमेंट में कुछ गलती हो गई, पर इंटेंशन किसी को चीट करना नहीं था, फ्रॉड करना नहीं था, गलती से हो गया, वो दोनों पार्टी से हो गया, तो ऐसे केस के अंदर वो वॉइड कर देते हैं डिक्लेयर, और दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी आपस में केस ना करके बाहरी बाहर सुलह कर लेती है। क्या आपको समझ में आया? क्लियर हो गया? एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक, मतलब दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक हो तो ऐसे एग्रीमेंट जो बने गए हैं ये वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, और नया एग्रीमेंट बनाकर 50,000 देकर आईफोन नया वाला ले ले। ये हो गई हमारी बातें खत्म यहां पर। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया सर? मैंने आपको पहला वाला पढ़ा दिया है ना, ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये रहा पांचवा, ये रहा छठा, ये है सातवां, ये है आठवां, और ये बच गया नौवां, वेजरिंग एग्रीमेंट। आइए सर वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में समझते हैं। मुझे बताइए सर, जो अभी तक मैं आपको पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया? उसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड वाले बच्चे, ठीक है? आइए, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो, ये लास्ट पॉइंट क्या है? वेजरिंग एग्रीमेंट। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बारे में समझते हैं। मान लो दोस्तों मिस्टर ए और मिस्टर ए बी ने एक शर्त लगाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और मिस्टर ए और मिस्टर बी ने शर्त लगाई, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक शर्त लगाई, शर्त, और शर्त में यह लगाई कि मिस्टर ए कहने लगे कि भाई मैच जो इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है इसमें इंडिया जीतेगी। मिस्टर ए ये कहने लगे कि भैया इंडिया बहुत पावरफुल, अभी अच्छी फॉर्म में है, अच्छी टीम है, तो इंडिया जीतेगी। मिस्टर बी कह रहे हैं नहीं भाई, बाबर आजम जो इंडिया पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्लेयर है, देखिए यहां पर इंडिया पाकिस्तान करके भावुक ना हो जाए, मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का पर्पज कुछ और है, ठीक है? कहीं आप ये समझो अरे आप तो पाकिस्तान की बड़ाई कर रहे हो, तो मारो उसको देशद्रोही ऐसा नहीं करेंगे, मैं भी फुल इंडिया को सपोर्ट करता हूं भाई, ठीक है ना? यहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। बाबर आजम भाई एज एन क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, एज एन इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? मिस्टर बी कह रहे कि नहीं, पाकिस्तान जीतने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि वहां पर उनकी टीम काफी अच्छी है। मिस्टर कह रहे कैसी बातें कर रहा है, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, विराट कोहली को ही देख लो आप, कितने अच्छे रन मार रहा है, फॉर्म में है, और ऐड भी नहीं करता, कम से कम ऐड करता है, अब पहले तो बहुत ज्यादा करता था, अब कम कर रहा, फॉर्म में भी है। यहां से एक बच्चा कहता है सर कौन सी फॉर्म और कब आएगी वो फॉर्म, उसी का तो इंतजार है कि कब वो आए। तो इन दोनों ने शर्त लगाई, ये कह रहा है इंडिया जीतेगी, ये कह रहा है भाई पाकिस्तान, इंडिया हारेगी आज, चलो इंडिया जीतेगी और इंडिया हारेगी में लगा लेते, छोड़ो पाकिस्तान में। ये कह रहा है आज नहीं जीतेगी भाई इंडिया,
आज इंडिया हारेगी, इंडियन क्रिकेट टीम कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, इंडियन क्रिकेट टीम का भाई हार जीत तो लगी रहती है। आज इंडिया हारेगी, ये कह रहे आज इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, ठीक है। अब इनके बीच में लगा, इसने कहा, मिस्टर ए ने कहा कि भाई अगर इंडिया जीत गई तो मैं तुझे 10,000 रुपए, इंडिया हार गई तो 10,000 दूंगा, और अगर इंडिया जीत गई तो तू मुझे 10,000 देगा। मतलब अभी मैच चल रहा है और मैच का रिजल्ट जो है वो नहीं पता, मैच का रिजल्ट जो है वो नहीं पता, वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि क्या होगा मैच का रिजल्ट। सर्टेन, जैसे ड्रीम 11 में सट्टा लगता है, ड्रीम 11 में जो सट्टा लगाते हो, और आप भी खेलते होंगे ड्रीम 11 का सट्टा, तो उसके अंदर आप क्या कर देते हैं, पहली प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर मेरी टीम ये रही, अगर मेरी टीम अच्छी आई तो मैं जीत जाऊंगा, बेकार होगी तो मैं हार जाऊंगा। ऐसी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मिस्टर ए कह रहे हैं कि भैया इंडिया जीतेगा, और मिस्टर बी कह रहा है इंडिया हार जाएगी, आज फॉर्म खराब है। मिस्टर ए कहने लगे कि भाई शर्त लगा लो, अगर इंडिया जीत गई तो तू मुझे 10,000 रुपए देना, और अगर इंडिया हार गई तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। तो भाई जब ऐसी एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में बनता है, जहां पर जिस चीज पर एग्रीमेंट बन रहा है वो रिजल्ट उसका सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, पता नहीं क्या होगा, आगे फ्यूचर में पता चलेगा, और उस अनसर्टेन चीज पर आप एग्रीमेंट बना रहे हो, और एग्रीमेंट बनाकर ये क्या कह रहे हो, एक पार्टी और दूसरी पार्टी में जीतने के चांस 50-50% जहां पर होते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट को वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। वेजर का मतलब होता है समथिंग रिस्क, यहां पर 50% का रिस्क है, हो सकता है इंडिया जीत जाए, 50% चांस है, हो सकता है इंडिया हार जाए। अब मैच के शुरू में कौन बता पाए कि कौन जीतेगा कौन, मतलब मैच का एंड की बॉल चल रही हो तो बात है कि भाई जीत हार तो बता पाए, बस शुरुआत है मैच की, तो कैसे बता पाऊंगा कि कौन जीतेगा भैया। तो जो पार्टी के बीच में जब ऐसा एग्रीमेंट बनता है जो किसी अनसर्टेन इवेंट्स को लेकर है, दोनों पार्टी को नहीं पता क्या होगा, वो दोनों पार्टी एग्रीमेंट बना रही है, और एग्रीमेंट बनाकर क्या रख रही है, कुछ कंसीडरेशन रख रही है कि भाई अगर मैं हारा, अगर इंडिया जीती, मतलब कोई इवेंट हैपन होगा, इंडिया जीतने का इवेंट मान लिया, अगर इंडिया जीतेगी तो तुम मुझे 10,000 दियो, इंडिया हारेगी तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों उसको वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट करती है, सट्टे लगाना, लॉटरी का गेम खेलना, है ना, लॉटरी का गेम नहीं होता, सट्टे लगाना, कसीनो में लगाना पैसा, वो ताश की गड्डी जो 3 पत्ती होता है उस पर पैसा लगाना, इन सारे चीजों में वेजरिंग एग्रीमेंट छुपा हुआ है, और ये वॉइड बताया गया है। वो क्या बोला गया है, वॉइड है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने कहा कि सर ये तो क्या है, वॉइड है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, इट इज एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग अ पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी, कुछ पैसों की बात यहां पर जुड़ी हुई है, कुछ पैसों की बात यहां पर, ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या हो गया, सेक्शन 30 बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में। सुनो ध्यान से, एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर कुछ पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां पर पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो, और जिस चीज पर आप शर्त लगा रहे हो वो एक अनसर्टेन इवेंट है, आपको नहीं पता। वेजर का मतलब क्या होता है, कुछ रिस्क, समथिंग रिस्क, भाई कुछ भी रिस्क होता है। भाई मैं अगर शर्त लगा रहा हूं तो मेरे पे 50% चांस है जीतने के, 50% है रिस्क, ठीक है। यहां पर क्या होता है, दो पार्टी होती है, किसी एग्रीमेंट में एंटर होती है। पहली पार्टी कहती है कि अगर मैं कुछ पेमेंट आपको फिक्स पेमेंट दूंगा, अगर वो इवेंट जो हमने सोचा है वो नहीं हुआ, मतलब इंडिया जीतेगी तो पहली पार्टी कह रही है मैं पे करूंगा, और इंडिया हारेगी तो तू पे करियो। तो ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, अगर वो इवेंट हो गया, इंडिया जीत गई तो तू देना, इंडिया हार गई तो मैं पे करूंगा। व्हेन द इवेंट डज नॉट हैपन, अगर इवेंट हैपन नहीं होगा तो सेकंड पार्टी पे करेगी। इवेंट क्या है, इवेंट है इंडिया का जीतना। इवेंट होगा, हैपन होगा, मतलब इंडिया जीत गई तो पहली पार्टी पे करेगी, इंडिया हार गई तो दूसरी पार्टी पे करेगी। मतलब जब ऐसा चल रहा हो, शर्त लग रही है, उसको वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। बोथ द पार्टी हैव इक्वल चांस ऑफ विन एंड लूज एंड देयर इज नो मटेरियल इंटरेस्ट इन अनसर्टेन इवेंट। भाई पहले से आपको चीजें नहीं पता होती, मटेरियल इंटरेस्ट का मतलब है पहले से आपको चीजें नहीं पता कि क्या होने वाला है रिजल्ट। जैसे कि वेजरिंग एग्रीमेंट की कुछ विशेषताएं आप पढ़ लोगे ना, तो यही डेफिनेशन है, 5 विशेषताएं। कहता है वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ मस्ट कंडीशन और नोट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर मनी
कि वर्थ का कुछ सामान या मनी का होना जरूरी है, और ऐसी जगह एग्रीमेंट लगाना है जो अनसर्टेन हो, जो चीजें अनसर्टेन हो। दूसरा, देयर मस्ट बी अनसर्टेन इवेंट, जैसे कि मैंने कहा कि इवेंट क्या होगा, अनसर्टेन होगा। देयर मस्ट बी टू पार्टी, दो पार्टी होती है और ईच पार्टी के पास विन और लूज का चांस होता है, वो भी 50-50%। देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटरेस्ट, मुझे और आपको दोनों में इंटरेस्ट है शर्त लगाने का, है ना। आप भी चाहते हो कि मेरे से शर्त लगाओ और मैं भी चाहता हूं, तो दोनों पार्टी को इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट पे एग्रीमेंट बनाने का, शर्त लगाने का। पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन इवेंट, पार्टी को पहले से नहीं पता क्या होगा वो अनसर्टेन इवेंट का रिजल्ट। तो जब ये 5 बातें आई कि दो पार्टी होनी चाहिए, दोनों पार्टी में 50-50 चांस हो, अनसर्टेन इवेंट पे बेस पर एग्रीमेंट लगा रहे हो, पहले से नहीं पता रिजल्ट क्या होने वाला है, तो जब ये वाली कंडीशन आएंगे, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है शर्त लगाना, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या बोलेंगे, उसको वेजरिंग एग्रीमेंट कहेंगे। सेक्शन नंबर 20। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, स्पेकुलेशन, हॉर्स रेसिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट। लास्ट में लिख दिया कि भाई जैसे लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, स्पेकुलेशन हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया। आपने देखा हुआ है हॉर्स रेसिंग कितनी होती है, उस पर सट्टे कितने लगते हैं कि जो पहला वाला जीतेगा। अब आपको तो ना पता है कि कौन सा हॉर्स जीतेगा, हमें थोड़ी ना पता है कौन सा जीतेगा, आपने तो बस एक अनुमान लगा लिया, उस पर आपने पैसा लगा दिया, किस्मत वाली बात है, 50-50 चांस होता है। तो ये सारे जो आपके पास पॉइंट है ना दोस्त, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, आप गूगल पे सर्च करना क्रॉसवर्ड पजल, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है वो क्रॉसवर्ड पजल। स्पेकुलेशन, सट्टा, स्पेकुलेशन मतलब होता है सट्टा, और हॉर्स रेसिंग आपको पता है क्या है, सट्टा मतलब मैच का सट्टा लगा लेना। ये सब चीजें क्या है, एक तरीके की वेजरिंग एग्रीमेंट है। और सट्टा लगाना दोस्तों वॉइड है। वॉइड मतलब क्या है, वॉइड मतलब का ये मतलब नहीं है कि इलीगल है, बच्चा इसको इलीगल समझ लेता है। ड्रीम 11 में मैच लगाना कोई इलीगल थोड़ी ना है, ड्रीम 11 मैच लगाना तो नहीं लिखा ना, मैं और आप मिलकर शर्त लगा रहे हैं, कोई मुझे पकड़ तो ना लेगा, नहीं सर। कोई स्टेट में इसको इलीगल कहा गया, पर हर जगह इसको इलीगल नहीं कहा गया। आप और मैं शर्त लगा रहे हैं, आप हार गए और आपने मुझे पैसा देना था, आप कह रहे मैं नहीं देता, जो करना वो कर ले। तो अब मैं जज साहब के पास जा रहा हूं कि जज साहब हमने सट्टा लगाया था और ये मुझे पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं हो सकता। जज साहब कहेंगे बेटा ये तो भाई पहले से ही वॉइड है, इसको तो हमने वॉइड कह रखा है, आप ऐसे एग्रीमेंट मत करो जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप कोई सट्टा लगा रहे हो, लॉटरी का सिस्टम रख रहे हो और वो आपको पैसे नहीं दे रहा, तो भैया फिर हमारे पास मत आना, ये वॉइड एग्रीमेंट है, इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है इसकी। अगर कोई वॉइड एग्रीमेंट के अंदर कोई अगर डिफॉल्ट कर दे तो हमारे पास नहीं आना वॉइड एग्रीमेंट के केस के अंदर, हमारे पास मतलब जज साहब के पास मत आइएगा, लॉ को आप मत लीजिएगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने पहले से ही वॉइड बता रखे है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई ये माले मत करो, ऐसे खेल मत खेलो, सट्टाबाजी मत खेलो, स्पेकुलेशन मत करो, लॉटरी मत खरीदो। आपको नहीं लगेगी 50 रुपए की लॉटरी में 50 करोड़ की, फिर मत कहना कि पैसे नहीं दिए थे, ठीक है जी, इसको कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। और यहां पर दोस्तों चैप्टर हो गया समाप्त, और नेक्स्ट क्लास से मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसीडरेशन वाला टॉपिक। कंसीडरेशन तो वो सबसे बड़ा टॉपिक है और वही सबसे मेन टॉपिक भी है, क्योंकि वो आ गया तो मतलब चीजें अच्छे से आपको चीजें समझ में आ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस